एकलव्य विद्या संकुल। होंगी जैसे कि शेर की, हिरनी की, फिर खरगोश की, कछुए की, कौवे की, लोमड़ी की। तो ये सारी कहानियाँ सुनने में आप सबको बहुत मज़ा आता है। तो आज मैं यहाँ पे आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है राजा का हिस्सा। तो बाल दोस्तों, इसमें एक राजा और एक किसान की कहानी है। तो आइए हम यह एक सुंदर सी, नई सी और बहुत ही मजा आए ऐसी कहानी सुनते हैं और समझते हैं। इस कहानी में एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन है। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। तो चलिए बाल दोस्तों, अब हम इस कहानी को सुनते हैं और समझते हैं। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे इस कहानी में एक राजा है जिसका नाम है राजा भोज, जिनका नाम भी आपने कई बार सुना होगा। तो राजा भोज है, वे बड़े प्रजावत्सल राजा थे। प्रजावत्सल मतलब जो प्रजा की तरफ दया भाव रखता हो, उन्हें प्रेम से रखता हो और प्रजा को ही अपना सब कुछ मानता हो। तो ऐसे राजा को प्रजावत्सल कहा जाता है। तो बाल दोस्तों, वे स्वयं राज्य में घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे। स्वयं मतलब वो स्वयं यानी कि खुद, वो खुद राज्य में घूमते थे और प्रजा की जो कठिनाइयाँ मतलब उनको कोई तकलीफ हो, जैसे किसी को पानी की तकलीफ हो या फिर किसी की गरीब परिस्थिति हो या किसी को पैसे की तंगी हो। तो ये जो सारी कठिनाइयाँ होती है प्रजा की, मतलब वो जो उनके राज्य में जो लोग रहते हैं उन्हें प्रजा कहते हैं। तो उनकी जो कठिनाइयाँ है उन्हें देखा करते थे और उन्हें यथासंभव मतलब उनसे जो भी प्रयत्न होता था, उनसे जो प्रयत्न होता था उससे वो उन्हें दूर किया करते थे। तो बाल दोस्तों, इस तरह राजा भोज है वो प्रजावत्सल राजा थे और वो खुद ही राज्य में घूमकर अपने राज्य के जो लोग हैं, प्रजा है, उनकी कठिनाइयाँ तकलीफें दूर किया करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। तो बाल दोस्तों, राजा भोज जो है वो अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर मतलब रथ में बैठकर वो राज्य का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करना मतलब राज्य में घूम रहे थे, यानी कि फिर रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। तो बाल दोस्तों, राजा भोज की जो राजधानी है, जहाँ पे उनका महल है, वहां से वो बहुत ही दूर निकल गए थे। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। तो बाल दोस्तों उन्होंने देखा कि वो जब अपनी राजधानी से दूर निकल आए तो पास में उन्होंने एक खेत देखा। तो खेत में एक किसान जो है वो हल जोत रहा था, यानी कि जो जमीन खेड़ी जाती है तो उसे हल जोतना भी कहा जाता है। तो वो हल जोत रहा था, तो उसके हल में एक ही बैल था। तो बाल दोस्तों, हल में 2 बैल होने चाहिए, लेकिन उसके पास एक ही बैल था। तो दूसरे स्थान पर दूसरे बैल की जगह उसकी जो स्त्री है वो हल खींच रही थी। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा,
भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? तो बाल दोस्तों, जब उन्होंने यह दृश्य देखा कि किसान हल जोत रहा है और एक बैल है, दूसरे बैल के स्थान पर उसकी पत्नी जो है वो हल खींच रही है, तो इसकी वजह से राजा भोज ने अपना रथ रुकवाया और किसान के पास जाकर उसे कहा कि भले आदमी, तुम यह अत्याचार यानी कि तुम इसे नुकसान, हम जब किसी को नुकसान करते हैं या किसी को दुख पहुंचाते हैं तो उसे अत्याचार कहते हैं। तो कहा कि तुम यह अत्याचार क्यों कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को हल में जोता जाता है? स्त्री को कभी हल में नहीं जोता जाता है, क्योंकि उसे तो घर के काम में काम करना चाहिए, घर में रसोई पकानी चाहिए, कपड़े धोना चाहिए, सब स्त्री करती है या फिर दूसरा काम करती है। लेकिन हल जोतने में उसको हम रखेंगे तो उसे बैल की तरह ही ज्यादा ताकत लगाकर काम करना पड़ता है। हाँ, तो बाल दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं चित्र में कि यहाँ पे ये किसान है और यहाँ पे ये एक ही बैल है और यहाँ दूसरे बैल के स्थान पर उसकी पत्नी जो है वो हल खींच रही है और यहाँ पे ये राजा भोज जो है वो उसको किसान को बातें समझा रहे हैं कि तुम अपनी स्त्री को हल में मत जोतो। उसके बाद यहाँ पे उनका रथ खड़ा है, ये देखिए यहाँ पे उनका रथ खड़ा है और ये आसपास पूरा खेत का नज़ारा दिख रहा है। मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है, अगर खेत न जुता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। तो बाल दोस्तों, किसान ने कहा कि मेरे पास एक ही बैल है, जो एक दूसरा बैल था वो तो मर गया है, तो अब मैं उसके स्थान पर दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। धन यानी कि पैसा, मेरे पास पैसा नहीं है, अगर खेत न जोता तो मैं खाऊंगा क्या? तो बाल दोस्तों, अगर खेत जोतेगा नहीं किसान तो फिर बारिश के समय में अच्छी फसल नहीं होगी, तो इसलिए अच्छी फसल नहीं होगी तो फिर किसान क्या खाएगा, रोजी रोटी कहाँ से लाएगा? तो ऐसी बात कहकर किसान जो है वो पुनः यानी कि फिर दूसरी बार अपने कार्य में लग गया, यानी कि अपना काम करने लगा। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है? बाल दोस्तों, तो किसान को तो पता ही नहीं था कि वो जिससे बात कर रहा है वो राजा भोज है। उसे तो ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो कौन है। राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा। जब राजा भोज ने कहा कि अरे भाई जरा सुनो तो सही, मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि तुम ऐसे ही काम करते रहोगे, तो किसान ने कहा, जो कहना है मेरे साथ साथ चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा कि अगर मैं तुम्हारे साथ बातें करने खड़ा हो जाऊंगा तो मेरा काम रुक जाएगा, इसलिए जो कहना है तुम्हें वो मेरे साथ साथ चलो और कहते जाओ, इससे मेरा काम भी नहीं रुकेगा। राजा भोज उसके साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। तो बाल दोस्तों, जब किसान ने कहा कि तुम मेरे साथ चलते चलते बात करो तो मेरा काम नहीं रुकेगा, तो राजा भोज उसके साथ चलने लगे और किसान जो है वो एकदम लगन से यानी कि उसका जो काम के प्रति लगन है, उसका ध्यान है काम में, एकदम ही वो यहाँ नहीं देख रहा है वहाँ नहीं देख रहा है और एकदम मेहनत से काम कर रहा है।
तो ये देखकर राजा बहुत बहुत प्रभावित हुए यानी कि प्रसन्न हुए। तो वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और इस थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं। किसान ने कहा कि अगर मेरी पत्नी थक जाएगी तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं। राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ, मगर इतनी देर में मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल ला दो। किसान बोला। जब राजा ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ, तो किसान ने उन्हें उत्तर दिया ऐसा कि मगर मैं तुम्हारे साथ आऊंगा तो इतनी देर मुझे अपना काम रोकना पड़ेगा, इसलिए तुम ही बैल ला दो। अच्छा, ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जुतूंगा। राजा ने कहा। तो फिर राजा ने क्या कहा कि ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वहां पे मेरी पत्नी है, वो उससे बैल देगी तो वो बैल लेके आ जाएगी तुम्हारी पत्नी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जुतूंगा। ऐसा राजा भोज ने कहा। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल में जुत गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। तो बाल दोस्तों, किसान जो है वो जब राजा भोज ने ऐसा कहा कि तुम अपनी पत्नी को बैल लाने के लिए भेज दो, तो किसान तब तक मैं तुम्हारे हल में जुतूंगा, तो किसान इस बात पर राजी हो गया कि चलो अब मेरा काम तो नहीं रुकेगा। राजा भोज हल में जुत गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई और उसने रानी को सारी बात बताई कि कैसे राजा भोज ने किसान के साथ बात की, किसान ने कैसे उसको उत्तर दिए। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना, कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया। तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। तो बाल दोस्तों, रानी ने पूरी बात सुनी। किसान की पत्नी की जो पूरी बात थी वो रानी ने सुनी और फिर कहा कि तुम्हारा बैल जो है वो थोड़ा कमजोर होगा, तो वो हमारा बैल ताकतवर होगा, तो उसका साथ वो नहीं दे सकेगा, क्योंकि कमजोर बैल है वो धीरे धीरे चलेगा और जो ताकतवर बैल होता है, मजबूत बैल होता है, वो तो जल्दी चलेगा, तो इसलिए वो कमजोर बैल उसका साथ नहीं दे सकेगा। तो ऐसा करो, तुम दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान तो बहुत प्रसन्न हुआ यानी कि आनंदित हुआ, खुश हुआ। तो राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। तो राजा भोज ने कहा कि कभी कोई तकलीफ हो तुम्हें तो मेरे पास आ जाना, कहकर राजा भोज ने अपना परिचय दिया मतलब अपने बारे में बताया। तो जब किसान को पता चला कि ये तो राजा भोज है, तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ, उसे शर्म आई। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे हम इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ हरे भरे खेत है, इसमें गेहूं उगे हुए हैं और किसान जो है वो भी काफी खुश लग रहा है। तो बाल दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ये खेत में इस तरह इतनी सारी फसल कैसे आई और किसान भी इस तरह खुश क्यों लग रहा है, तो वो हम आगे जानते हैं। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी।
उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे। तो बाल दोस्तों, जब राजा भोज ने किसान को परिचय दिया कि मैं राजा भोज हूँ, तो किसान जो है वो शर्मिंदा हुआ और बार बार राजा से क्षमा मांगने लगा। क्षमा यानी कि माफी मांगने लगा। राजा प्रसन्न होकर यानी कि खुश होकर वापस चल दिए, यानी कि वापस अपनी राजधानी वो चलने लगे। उस बार तो जब राजा वापस चले गए, फिर कुछ समय गया, फिर जब खेत में अच्छी फसल हुई तो किसान के खेत में बहुत ही अच्छी फसल हुई थी। हर साल की तरह इस साल बहुत ज़्यादा फसल हुई थी और उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आश्चर्य यानी कि ताजुब हुआ। तो उसे बहुत ही ताजुब हुआ और उसने देखा कि जहाँ जहाँ राजा भोज ने खेत को जोता था उसमें मोती उगे थे और बाकी हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं थे। उम्दा किस्म यानी कि उत्तम और किस्म यानी कि प्रकार, तो उत्तम प्रकार के गेहूं उगे थे। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। तो ये सब देखकर किसान जो है वो बहुत खुश हुआ। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। तो बाल दोस्तों, जब किसान ने देखा कि राजा ने जितने जगह पे हल जोता है वहाँ पे मोती उगे थे, तो किसान ने वो सारे मोती जो है वो इकट्ठे कर लिए और फिर राजा भोज के पास जा पहुंचा। उसने सारे मोती राजा के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे कैसे आप मेरे खेत में आए थे, फिर आपने हल जोता था, तो ये उसी की वजह से यहाँ पे मोती उगे हैं। हाँ, तो बाल दोस्तों, यहाँ पे चित्र में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे राजा भोज जो है वो किसान से कुछ बातें कर रहे हैं और किसान के हाथ में हम देख सकते हैं कि मोतियों से भरी थाली है। यहाँ पास में उसकी पत्नी भी है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये राजा का सिंहासन दिख रहा है और ये आसपास महल का दृश्य भी दिख रहा है। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। तो बाल दोस्तों, राजा ने कहा कि ये जो मोती है वो तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर हक भी तुम्हारा ही है, क्योंकि खेत तुम्हारा है तो हक भी तुम्हारा है। इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। अपने अधिकार में यानी कि अपने पास रखो, इन्हें अपनी मिल्कत समझो। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले ले। किसान ने प्रार्थना की। तो बाल दोस्तों, जब राजा भोज ने कहा कि ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं इसलिए ये तुम्हारे हैं, तो किसान ने कहा, ऐसी प्रार्थना की किसान ने राजा भोज से कि नहीं महाराज, ये आपके परिश्रम का, परिश्रम यानी कि मेहनत, प्रताप यानी कि असर है, आपकी मेहनत का ये असर है, फल है, तो इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा क्योंकि इसमें तो आपकी मेहनत है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसे आप राजकोष में जमा कर ले, जिससे गरीबों की भलाई के लिए काम में आ सके। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। तो बाल दोस्तों, जब किसान ने प्रार्थना की तो ये सब बातें सुनकर राजा भोज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती को स्वीकार कर लिया। तो बाल दोस्तों, आप सबको कहानी सुनने में मजा आया?
अरे वाह, बहुत अच्छे। तो चलिए अब हम शब्दार्थ की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बाल दोस्तों, शब्दार्थ जो है वो हमें शब्दों के अर्थ समझने में बड़े उपयोगी होते हैं, और शब्दों के अर्थ समझने की वजह से हम कोई भी कहानी, कविता, चुटकुले आदि सबके जो कठिन शब्द होते हैं उनका अर्थ समझ के हमें जो सीखना होता है, कहानी में से जो सीखना होता है, कविता में से जो कुछ सीखना होता है वो हम जल्दी सीख लेते हैं। तो आइए अब हम शब्दार्थ की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला है प्रजावत्सल। प्रजावत्सल यानी प्रजा प्रेमी, जिसे प्रजा से प्रेम है, ऐसे राजा। उसके बाद है स्वयं। स्वयं यानी कि खुद। उसके बाद है यथासंभव। यथासंभव यानी कि जो संभव है, जिन्हें पूरा कर सकते हैं, उसे यथासंभव कहते हैं। जिसमें कोई भी प्रयत्न हम लगा ले तो उससे संभव हो जाए तो उसे कहते हैं यथासंभव। उसके बाद है भ्रमण। भ्रमण यानी घूमना। उसके बाद है अत्याचार। अत्याचार यानी कि जुल्म। हम किसी को मारते हैं या फिर किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, वो भी बिना वजह के हम जब नुकसान पहुंचाते हैं तो उसे अत्याचार करना कहते हैं, जुल्म करना कहते हैं। उसके बाद है पुनः। पुनः यानी फिर से, एक बार और। उसके बाद फिर से दोबारा। तो बाल दोस्तों, पुनः यानी फिर से दोबारा। उसके बाद है थकावट। तो थकावट यानी कि थकना। जब हम थक जाते हैं तो उसे थकावट कहते हैं। उसके बाद है कमजोर। कमजोर यानी कि निर्बल, अशक्त। तो बाल दोस्तों, जो निर्बल होता है, अशक्त होते हैं, जिसमें ज़्यादा शक्ति नहीं होती, उसे कमजोर भी कहते हैं। उसके बाद है दिक्कत। दिक्कत यानी बाधा, परेशानी या फिर तकलीफ भी हम कह सकते हैं। उसके बाद है उम्दा किस्म। उम्दा किस्म यानी कि उत्तम प्रकार। तो बाल दोस्तों, इस तरह हमने सभी शब्दार्थ को एक एक करके समझा। अब ये जो शब्दार्थ है वो आपको याद रखने हैं और कहानी भी आपको याद रखनी है। तो बाल दोस्तों, ये सारे शब्दार्थ आपको होमवर्क में लिखने हैं। वंदे मातरम।